सो क्लास 8 आज हम पढ़ेंगे आपके सिविक्स बुक का फर्स्ट चैप्टर व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है, हमारा संविधान होता है। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि एक देश को, एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की, एक संविधान की क्यों आवश्यकता होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के समय में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, जो देश है हमारे पूरे विश्व में, सबके पास एक अपना खुद का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है। While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. अब हालांकि सब कंट्रीज में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जैसे भारत देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है। ये जरूरी नहीं है कि हर कंट्री का जो संविधान है वो डेमोक्रेटिक हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक कंट्री का, वो कई सारे उद्देश्यों को पूर्ण करता है। फर्स्ट, सबसे पहले, it lays out certain ideas that form the basis of the kind of country that we as citizens aspire to live in। जो पहला जो बेस होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो यही होता है कि वो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको ध्यान में रखकर बनाया जाए या उनके लिए बनाया जाए। और put another way, our constitution tells us what the fundamental nature of our society is। और हर कंट्री का, हर देश का संविधान ये बताता है कि उस देश का जो सिटीजन है वो कैसे रह रहा है या उसका जो समाज है उसमें कैसा जीवन। A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issues। अब कोई भी कंट्री होती है तो वहाँ के जो गवर्नमेंट होती है, वो कंट्री मैन जो होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, उन सब के प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के लिए होते हैं। जो सरकारें होती हैं वो इन लोगों के लिए होती है, सिटीजन्स के लिए होती है। A constitution has serves as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want to the country to be governed। अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, जो वहाँ की सरकार होती है, वो उस बेस पर ऐसे रूल्स तैयार करती है जो एक सभ्य समाज को उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। कोई भी संविधान जो होता है, जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स बनाए जाते हैं, प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, उन सब को वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है। आप सबको आवाज आ रही है? This includes not only the type of government but also the agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। और ये सारे जो रूल्स होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं एक संविधान के, एक कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सारे लोगों, जो सरकार होती है उनके रूल करने के लिए होती है, लेकिन वो किसके लिए होते हैं? सिटीजन्स के लिए होते हैं। Let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations on the recent history of Nepal, a country that borders India on the north। नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में एक कंट्री है जिसका नाम नेपाल है। उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कि वहाँ पर क्या हुआ था, जिससे हमें ये समझने में हेल्प होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। Until recently Nepal was a monarchy। वहाँ पर संविधान में रूलर थे, वहाँ पे कोई लोगों के लिए शासन नहीं होता था, रूलर रूल करते थे। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority
rested with the king. 1990 में जो उनका संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें ये तय हुआ कि उनका जो रूल जो वहाँ पे होगा, जो सरकार रहेगी, जो जिसके अंडर में सारे लोग जो रहेंगे, वो कौन होगा? किंग होगा। वहां पर एक किंग तैयार किया जाए, मतलब किंग को अपॉइंट किया जाएगा, किंग होगा। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the powers of the king. बहुत सालों तक लोगों ने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया किंग के रूल से बाहर आने के लिए। वो चाहते थे कि वहां पर भी इंडिया की तरह लोकतंत्र हो, वो किंग के, राजा के शासन के अंडर नहीं रहना चाहते थे। तो उनका जो स्ट्रगल था वो फाइनली सक्सीड कब हुआ? इन 2006 में, और नेपाल में भी डेमोक्रेसी आ गई। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. और वहां के लोगों को फिर एक नया संविधान, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना पड़ा, लिखना पड़ा, ताकि वहां के लोग जो है वो लोकतांत्रिक ढंग से रह सके। The reason that they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideas of the country that they want Nepal to be and that they have fought for. अब वहां का संविधान जो था, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको चेंज क्यों करना था? इसीलिए करना था क्योंकि वो जो संविधान था, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो वहां के लोगों के अकॉर्डिंग नहीं था। वो सिर्फ एक किंग जो रूल करता था उसके हिसाब से था। तो अब जब लोकतांत्रिक नेपाल बन चुका था, डेमोक्रेसी आ चुकी थी, तो उस हिसाब से पीपल के लिए जो संविधान होता है उसको तैयार करने के लिए दोबारा से उनको संविधान तैयार करने की आवश्यकता पड़ गई। As in the game of football, in which a change in the constitutive rules will change the game altogether, Nepal, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its constitutive rules in the order to यूजर इन अ न्यू सोसाइटी। अब जैसे फुटबॉल का, अब कोई भी एक गेम होता है उसमें एक रूल होता है, तो जो रूल होता है वो प्लेयर्स के बेनिफिट के लिए होता है कि प्लेयर्स रूल के हिसाब से खेल सके। लेकिन नेपाल का जो पहले का रूल था, जो मोनार्की था, जो किंग के अंडर वो लोग रूल कर रहे थे, किंग जो रूल कर रहा था, उसको हटाने के लिए, डेमोक्रेसी लाने के लिए एक नए संविधान, एक नए रूल की, सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. अब संविधान का एक और दायित्व होता है, संविधान का एक और नेचर होता है कि वो वहाँ की कंट्री जो होती है, वहाँ के जो पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसको दिखाए। तो नेपाल का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था उनके डेमोक्रेसी आने के पहले का, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उसको भी चेंज करने के लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी। This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. तो 2015 में नेपाल के लोगों ने नया संविधान अडॉप्ट किया, नया संविधान लिया। The caption alongside elaborates Nepal's struggle for democracy, और उनके संविधान में ये झलक रहा था कि नेपाल ने कितना स्ट्रगल किया है इस फ्रीडम को, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को पाने के लिए। The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by the king and his council of ministers. तो अब जो संविधान नया था उसमें जो लोकतंत्र आया, लोगों के लिए जो शासन जो आने का नया द्वार खुल गया, उसको नया संविधान लिखने की इसलिए भी जरूरत थी क्योंकि जो पहले का जो नेपाल था वहां पर किंग अपने हिसाब से रूल करता था और किंग ही अपॉइंट करता था कि काउंसिल का मेंबर कौन होगा, कौन है जो देश के लिए, कंट्री के लिए किस किस तरह से काम कर सकता है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी है तो हम चुनेंगे, जो जनता है, जो सिटीजन है, वो चुनेगा कि किस पार्टी को या किस नेता को जीतना चाहिए या शासन करना चाहिए। In countries that have adopted a democratic form of government to polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies.
और अगर जब लोकतंत्र होता है, जब लोगों द्वारा कोई नेता चुना जाता है या कोई समाज सेवक चुना जाता है, तो उसको उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसका जो कर्तव्य होता है, वो एक किंग जो रूल कर रहा है, जो मोनार्की के तहत चल रहा है, उससे बहुत ही अलग हो जाता है। तो इसी वजह से लोकतंत्र में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, वो लाना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। In a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf. अब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो हम अपना रूलर चुनेंगे। हम चुनेंगे कि कौन हमारे ऊपर शासन करेगा और कौन हमारे लिए काम करेगा। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provides safeguards against this. और अक्सर ऐसा होता है जिसके हाथ में पावर दे दी जाती है, वो उस पावर का मिसयूज करता ही है। तो संविधान ही एक ऐसा गार्ड है जो उनको उस पावर को मिसयूज करने से रोकता है। This misuse of authority can result the gross injustice and demonstrated in the classroom situation below. अब यहाँ पर आपके बुक में पेज नंबर 7 पर, फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 7 पर यहाँ पर आपको एक क्लासरूम की कोई स्टोरी बताई जा रही है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कोई एक के हाथ में अगर पावर दे दी जाए तो उसका कैसे मिसयूज करता है, और एक संविधान रूपी रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो उसके ऊपर लगाना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा जो भी पावर जिसके हाथ में आएगी वो उस पावर का मिसयूज करेगा ही करेगा। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by the political leaders. अब डेमोक्रेटिक सोसाइटीज जो होती है, समाज जो होता है, जो हमारे समाज का जो डेमोक्रेसी अगर रूल चल रहा है कंट्री में, तो वहां के लोगों में ही ये आ जाता है कि वो अपने संविधान का रक्षा कैसे करे, और अगर कोई इसका मिसयूज कर रहा है तो उसको कैसे रोके। In the case of the Indian Constitution, above which you will read more later, और आपको हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। Do you call the नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 8 पर आइए। यस मैम। यहाँ पर देखिए, सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू, वेयर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूअसली एनफोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। आपने देखा होगा जब किसी के हाथ में पावर आ जाती है तो उसका जब वो मिसयूज करता है तो कैसे मिसयूज कर सकता है। अक्सर जो कम्युनिटी कम होती है, जो माइनॉरिटीज होती है कंट्री में या कहीं पर भी आप देख लीजिए, जिनके सपोर्टर्स कम होते हैं, उनको ही दबाया जाता है। तो अक्सर ऐसा हुआ है और कई सारी कंट्रीज में चलता आया है, जिसकी वजह से कई सारे रूल्स बनाए गए हैं कि उनका शोषण ना किया जाए। उसके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। As the above सब स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट, आपकी स्टोरी में भी ये दिखाया जाएगा। इस स्टोरी में भी ये बताया गया है कि किसी एक के हाथ में पावर है तो दूसरा उसका मिसयूज कैसे कर रहा है, और जो माइनॉरिटी है, जिसके कम लोग हैं, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कैसे दबाया जाता है। इसी वजह से संविधान का बनना बहुत जरूरी होता है। The Constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. अब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में हमेशा ये चीज ध्यान में रखी जाती है कि जो माइनॉरिटीज है उनको भी वो सारे रूल्स, उनको भी वो सारी फैसिलिटीज दी जाए जो कि जो ज्यादा लोग जो रह रहे हैं, मेजोरिटी जो है, उनको दी जा रही है। किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this trinity to domination by the majority of the minority. अब कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स, जो संविधान है, इसलिए भी बनाए जाते हैं कि जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी का शोषण ना कर पाए। This can refer one community dominating another, inter-community domination, or member of the community dominating others within the same community
इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस कम्युनिटी के मेजॉरिटी होती है, जैसे कि जिस कंट्री में कोई एक कम्युनिटी जो है, कोई एक कास्ट, कोई एक धर्म ज्यादा हो जाता है, तो वो अक्सर माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून है जिनके तहत जिनका शोषण अगर किया जा रहा है तो वो आवाज उठा सकते हैं और गवर्नमेंट को उनकी आवाज पर ध्यान देना पड़ेगा। This third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. This may sound strange. अब एक और रीजन है जो थोड़ा अजीब रीजन है, ये है कि हमें अपने आप से ही बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही हेल्प करता है। ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है लेकिन ये सच है। जिसमें but it might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interests, and the constitution helps us guard against this. अब इस स्टोरी में भी आपको ये दिखाया जाएगा कि कैसे हमें खुद का शोषण करने से खुद को ही रोकने के लिए भी संविधान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पेज नंबर 9 पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सिमिलरली the constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप के लिए ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन संविधान जो होता है उसके तहत वो डिसीजन जो है वो नकार दिए जाते हैं। इसीलिए हमें खुद से भी रक्षा करने के लिए संविधान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong director to set these right. Swept by this emotion, they may not realize that in the long run, directional rule goes against all their interests. A good constitution does all allow these whims to change its basic structures. It does not allow for the easy overthrow to provisions that guarantee the rights of citizens to protect their freedom. अब अगर हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, अगर हम लोकतांत्रिक कंट्री में रह रहे हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बहुत सारे हमें रूल्स या बहुत सारे सिद्धांत ऐसे मिलेंगे जो हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए हेल्प करेंगे। कोई हमारा अगर शोषण करता है या हमारा कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है जिसके थ्रू हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा शोषण हो रहा है, तो उसके लिए डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस है, प्राविधान है जिसके तहत हमें हेल्प मिलती है। इसीलिए एक कंट्री का डेमोक्रेटिक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फ्रॉम द discussion, we will understand that the constitution plays a very important role in our democratic societies. हमें ये पता चल चुका है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें समाज में रहने के लिए, एक अच्छी कंट्री में, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहने के लिए। अब पेज नंबर 10 पर आइए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। हमारा जो संविधान है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके की फीचर्स क्या है? बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th century के स्टार्टिंग में द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डेकेड्स। आप सबको पता है कि हमें आजादी पाने के लिए, ब्रिटिश रूल से आजाद होने के लिए बहुत सारा टाइम लगा, सेवरल डेकेड्स बीत गए हमें आजादी को पाने के लिए। During the freedom struggle, the nationalists have devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India. जब वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम फाइटर, तो वो हमेशा यही उनके दिमाग में रहता था कि अगर हम फ्री हो जाएंगे तो हमारा जो कंट्री है और जो हम जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रगल कर रह रहे हैं, इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। वो हमेशा एक फ्री इंडिया का सपना देखते थे। Under the British,
they had been forced to obey rules that they had very little role in making. उनको ब्रिटिश रूल में ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो करने के लिए कहे जाते थे, ऐसे ऐसे उनको उनसे फोर्सफुली काम कराए जाते थे, जो कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री होती तो वो ना करते. The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. और जब हम लोग स्वतंत्र थे, जब हम लोग इंडिपेंडेंस हम लोग को नहीं मिली थी, तो ब्रिटिश रूल था, तो वही तय करते थे कि यहाँ के लोगों को कैसे रहना है, कौन गवर्नमेंट में काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है. तो जो लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि हम खुद से भी ये सब डिसीजन ले सके. लेकिन उनकी ब्रिटिश रूल की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी इंडिया के सिटीजन्स को. What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine in functioning. और सारे इंडिया के सिटीजन को यही चाहिए था कि जो ब्रिटिश रूल है वो समाप्त हो जाए और हमारा जो संविधान है वो हमारे अकॉर्डिंग रूल्स में बनाया जाए जो सिटीजन्स के बेनिफिट में हो. This was done by one person, but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. 1946 में 300 लोगों के ग्रुप को अपॉइंट किया गया नया संविधान बनाने के लिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, और लगभग 3 साल के समय में हमारा पूरा संविधान जो था वो तैयार हो गया. These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. उनको बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी थी क्योंकि एक कंट्री का, एक बड़ी इंडिया जैसी कंट्री का संविधान तैयार करना था. The country was made up of several different communities who spoke different languages, belonged to different religions and had distinct cultures. अब हमारी जो इंडिया कंट्री थी, यहाँ के जो लोग थे वो बहुत अलग अलग थे. आप सबको पता है हमारे इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो उस समय भी बहुत सारे लोग थे जो डिफरेंट रिलीजन के थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे. तो उन सबको ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत जरूरी था. Also, when the constitution was being written, India was going through considerably turmoil. बहुत ज्यादा उस समय तुरंत देश आजाद हुआ था, तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल सिचुएशन थी इंडिया की. बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी क्योंकि बहुत सारा हमारे देश का जो संसाधन थे, जो चीजें थी, जो आर्थिक स्थिति थी, सब कुछ खराब हो चुकी थी. उस सब को ध्यान में रखकर एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट था. The partition of the country into India and Pakistan was imminent, or some of the princely states remained undecided about their future, and the socio-economic condition of the vast mass of people appeared dismal. और जितने जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार होता, जब इंडिया को फ्री कर दिया गया था, तब ऐसे बहुत सारे स्टेट थे जो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे. उनको ये भी नहीं पता था कि उनका नाम क्या है, वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं वो यहाँ रह सकते कि नहीं. क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि इंडिया को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया था, इंडिया और पाकिस्तान. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको इस वजह से भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारे लोगों की जानें गई. All of these issues played on the minds of the member of Constituent Assembly as they drafted the Constitution. तो जो Constituent Assembly थी, उन सबको ये बातें ध्यान में रखकर Constitution बनाना पड़ा था. They rose to the occasion and gave this country a visionary document that reflects our respect for maintaining diversity while presenting national unity. उन सबको, जितने संविधान निर्माता जो लोग थे, उन सबको ये ध्यान में रखना था कि सारे लोगों को, सारी जो कम्युनिटीज है, सारे जो लोग हैं, उन सबकी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा संविधान बनाया जाए जो हमारे इंडिया की यूनिटी और डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करे. The final document also reflects
their concern and indicating poverty through socio-economic reforms as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their respectives. और संविधान बनाते समय ये भी बात ध्यान में रखनी थी कि हमारे इंडिया की जो सोशल इकोनॉमी जो कंडीशन थी वो बहुत ही पुअर हो चुकी थी, तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा संविधान बनाना बहुत जरूरी था। अब पेज नंबर 11 पे देखिए, फेडरलिज्म जो पॉइंट है उसको देखेंगे। दिस रिफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। जो फेडरलिज्म है वो एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री का एक गवर्नमेंट नहीं दिखाती है, एक कंट्री में कई गवर्नमेंट हो सकती है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल। हमें हमारे इंडिया में ही दो टाइप की गवर्नमेंट्स होती है, एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है जो स्टेट लेवल से ऊपर आती है। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रीड अबाउट, और दूसरा जो थर्ड जो लेवल पे आता है जो रूल करता है वो क्या है, पंचायती राज। सबसे पहला होता है सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर थर्ड जो होता है वो पंचायती राज है। नेक्स्ट पैराग्राफ इसी का, द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मेंट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डाइवर्स that did not involve only persons sitting in the capital city of New Delhi and making decisions for everyone। अब ये ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक ही जो इंसान दिल्ली में बैठ गया जिसको सेंट्रल में मिल गया वही सबके लिए रूल्स तैयार करे, ऐसा कुछ नहीं है। Instead, it was important to have another level of government in the state so that decisions could be made for that particular area। इसी वजह से सिर्फ सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है उसको ना रखकर ही स्टेट में, स्टेट राज्य लेवल पर राज्य भी एक गवर्नमेंट को अपॉइंट किया गया जो वहां के एरिया के लोगों को ध्यान में रखे। While each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issues subject of national concern, requires that all of these states follows the laws of the central government। और जो स्टेट जो गवर्नमेंट होती है वो ये ध्यान में रखती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो सबके लिए पूरे कंट्री के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उनको कैसे फॉलो किया जाए, वहां के लोग उस रूल्स को कैसे फॉलो कर रहे हैं। The Constitution contains lists that detail the issues that each tier of government can make laws on। और संविधान इस बात का पूरा ध्यान, संविधान में इसका पूरा प्रावधान है कि जो स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो गवर्नमेंट है वो लोगों के हिसाब से कैसे रूल्स को बनाती है। Under federalism, the states are not merely agents of the federal government but draw their authority from the constitution as well। All persons in India are governed by laws and politics made by each of these levels of government। सारे जो लेवल्स है गवर्नमेंट की, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंट्रल हो, चाहे पंचायती राज हो, सारे जो सिटीजन्स हैं इनको ध्यान में रखकर यहाँ के रूल्स और सिद्धांत बनाए जाते हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान की रिस्पेक्ट करें और इन सारी गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग ही कंट्री में रहें। तो यहाँ से आपका ये वाला पैराग्राफ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, आप लोग को समझ में आया ना? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आ जाइएगा। ओके, थैंक यू।